ओके, तो ये वही डेटा है जो हमने आपको पहले से सेंड किया हुआ है, ठीक है। इसमें पेट्रोलियम के बारे में बताया गया था। आज आपकी फिर से जो क्यूरीज आई हुई है कि सर एक बार और बता दीजिए, ठीक है, तो हम फिर से इस बारे में बात कर रहे हैं। हमें इस लेक्चर में पढ़ना है पेट्रोलियम के बारे में। ये वही पेट्रोलियम है, मतलब ये एक बड़ा मीनिंग है पेट्रोलियम। इसके जो पार्ट होंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, इस तरह से मीनिंग को देखें तो हम जो नेचुरली यूज कर रहे हैं पेट्रोल वगैरह, वो सब इसी के फॉर्म होते हैं। मतलब ये जो पेट्रोल है हम यूज कर रहे हैं, जनरल जो ईंधन के तौर पे यूज किया जाता है वो वही पेट्रोल है, इसी का फॉर्म है। या फिर जनरली जो केरोसिन यूज हो रहा है वो सब कुछ इसी का फॉर्म है। जो क्रूड ऑयल डायरेक्ट कच्चा पदार्थ निकाला जाता है वो भी इसी का फॉर्म है। रोड कंस्ट्रक्शन में जो ब्लैक कलर का सेमी हार्ड मटेरियल यूज किया जाता है वो भी इसी का फॉर्म है, ठीक है। तो पेट्रोलियम इज द जनरल टर्म्स यूज फॉर ऑल द नेचुरल हाइड्रोकार्बन्स फाउंड इन रॉक्स। ये रॉक्स में पाए जाने वाला एक हाइड्रोकार्बन्स है। हम जनरली इसे इस तरह इंक्लूड नहीं कर सकते कि ये सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होता है, इसके अलावा भी ये गैस फॉर्म में होता है और सॉलिड फॉर्म में भी होता है। हाँ, एक पेट्रोलियम रेफर जरूर करता है कि पेट्रोलियम एक लिक्विड है या लिक्विड ऑयल है। इसके और भी वेराइटीज हैं। नेचुरल गैस है जो इसकी गैसियस फॉर्म की वेराइटीज है। हाईली विस्कस एक फॉर्म होता है, सॉलिड वेराइटी जो है उसकी वो बिटुमेन होता है। ये इसकी सॉलिड वेराइटीज हैं, ठीक। तो इन तीन वेराइटीज को हम बार बार जो बोल रहे हैं, उन तीनों वेराइटीज को हम एक एक करके आपको नीचे दिखा देते हैं, आप देख लीजिए। और भी है कि द पेट्रोलियम इज एन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। जो पेट्रोलियम होता है वो लगभग 100 ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कार्बन हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर होता है। तो अगर वो 100 हाइड्रोकार्बन्स हमें देखना है तो उनकी एक सीरीज होती है कि कौन कौन से आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो उन हाइड्रोकार्बन्स को हम जानेंगे पैराफिन सीरीज के नाम से, जो मोस्ट फेमिलियर है आपके हाइड्रोकार्बन सीरीज में। देख लीजिए, आपके लिए हम फॉर्म यहाँ दिखा रहे हैं, तीनों फॉर्म्स आपको बता देते हैं। ये है आपके फर्स्ट मीनिंग है लिक्विड गैसियस फॉर्म के लिए, ठीक। एलपीजी गैस है या लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है, ये जो मिक्सचर है आपका, ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर्स होता है। इसमें एक हाई पावरफुल ऑडियोरेंट इथेनॉल मिलाई जाती है, जिसे हम आसानी से डिटेक्ट करते हैं यदि लीकेज होती है गैस तो ये आपका गैसियस फॉर्म है। सेकंड है आपका बिटुमेन, ठीक। बिटुमेन जो कि सेमी हार्ड, ठीक, इसे हम जनरली आस्फेट के नाम से भी जानते हैं। ये ब्लैक हाईली विस्कस लिक्विड होता है, ठीक। ये सेमी सॉलिड है पेट्रोलियम का। तो ये सेकंड नंबर के डायग्राम में जो बाल्टियों में दिख रहा है आपको, ये वही है, ठीक, जो सेमी सॉलिड फॉर्म है। फर्स्ट सिलेंडर्स में आपको गैसियस फॉर्म दिखाया गया है पेट्रोलियम का। थर्ड मीनिंग आप देखिए, पेट्रोलियम ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल है, जो आपका नेचुरली अकरिंग होता है, एलोअस ब्लैक कलर का लिक्विड फॉर्म है, ठीक। जो आपके जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में बेनेथ द अर्थ फॉर्मेट होता है, वो आपके राइट साइड में आपके ग्लास बॉटल्स में रखा हुआ है। ये तीन जनरल फॉर्म हैं। आप चूंकि बीएससी के स्टूडेंट हैं तो इतना डेटा आपके लिए बहुत होता है। आप इसके फॉर्म याद रखिए कि ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है, सेमी सॉलिड गैसियस फॉर्म में भी होता है। बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। एक और मीनिंग हमने यूज किया था, वो था हमारा पैराफिन हाइड्रोकार्बन्स के लिए। तो जो पैराफिन हाइड्रोकार्बन्स हैं वो एल्कलाइन कहलाते हैं, ठीक है, पैराफिन हाइड्रोकार्बन्स। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनका जनरल फार्मूला भी यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए आप, इनका जनरल फार्मूला आपके सामने शो किया गया है, CN। ये देखिए आप इधर, ये दिखाया गया है H2N+2 के लिए। C मीनिंग आपको हाइड्रोकार्बन्स को शो करता है, ठीक। H हाइड्रोकार्बन्स के लिए है,
सी बीइंग कार्बन एटम को शो करता है, एन आपके इंटीजर्स हैं जो चेंज होते रहेंगे, और इस तरह आपके 100 ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो डिफरेंट डिफरेंट होंगे वो मीनिंग यहाँ पे आते रहेंगे। इसी तरह से जो पैराफिन सीरीज है उसमें कंस्टिट्यूट आपके बनते हैं इन इंटीजर के चेंज होने से, और बहुत सारी गैसेस और पेट्रोलियम के फॉर्म आपके सामने आते हैं। तो ये भी आपका एक फॉर्म हो गया हाइड्रोकार्बन्स का। तो आपने मीनिंग में शुरू से क्या देखा अब तक, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एक नेचुरली अक्रिंग्स पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन हैं जो रॉक्स में पाए जाते हैं, वो तीनों फॉर्म में आपको मिल रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये पैराफिन की सीरीज है जिसमें 100 और हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। अब मीनिंग आता है हमारे लिए नेक्स्ट फॉर्मेशन का मीनिंग। ठीक, कि हाइड्रोकार्बन कैसे फॉर्मेशन होता है, मतलब ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम का जनरल मीनिंग जो है। तो इट इज नाउ यूजली बिलीव दैट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑर्गेनिक ओरिजिन। ये जनरल मीनिंग हम सभी जानते हैं कि ये जो पेट्रोलियम है वो किस तरह से यूज होता है। ये पेट्रोलियम, ठीक है, ये नेचुरल गैस, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुई, ये ऑर्गेनिक ओरिजिन के हैं। ये सब के सब कैसे हैं, ऑर्गेनिक ओरिजिन के हैं। इसमें दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्लो डिकम्पोजिशंस ऑफ, ये कैसे ओरिजिनेट होते हैं, स्लो डिकम्पोजिशंस ऑफ लोअर फॉर्म ऑफ, ठीक, मरीन ऑर्गेनिज्म। किसके, ये मराइन ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन से बनते हैं। वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं यहाँ। जैसे ऑर्गेनिज्म है आपका फोरामिनीफेरा, ठीक, ऑर्गेनिज्म क्या है आपका, फोरामिनीफेरा, एक ये ऑर्गेनिज्म हो गया। दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या है आपका, डायटोम्स है। तीसरा ऑर्गेनिज्म क्या है आपका, एल्गी है। और क्या है फिर, ऑस्ट्रोकॉट्स हैं। जो स्टूडेंट इसमें एमएससी का जुड़ा हुआ है उसे जो हम ये नाम ले रहे हैं इन सब के पिक्चर्स उसकी आंखों में आ गए होंगे कि फोरामिनीफेरा क्या होता है, डाइटोम्स क्या होते हैं, एल्गी क्या होती है, ऑस्ट्रोकॉट्स क्या होते हैं, ये सब के सब उसने पैलेंटोलॉजी में देखे होंगे। देखे हैं क्यों? यस यस सर। हाँ, ये सब आपने पैलेंटोलॉजी में देखे हुए हैं। फोरामिनीफेरा, डाइटोम्स, एल्गी, ऑस्ट्रोकॉट्स, ठीक है, इन सब का पेट्रोलियम फॉर्मेशंस में इंपॉर्टेंट रोल है, इन्हीं की वजह से होते हैं। हम एक बार आपको ये बात याद रखें, इसीलिए हम इनके डायग्राम यहाँ आपको दिखा देते हैं, तो आप याद रखिएगा। जैसे हमने नाम यूज किया था अभी अभी इसमें फोरामिनीफेरा का, तो इसमें फर्स्ट नंबर का जो डायग्राम्स यहाँ आपको दिख रहा है ये फोरामिनीफेरा का डायग्राम्स है ना। ये डायग्राम है आपका फोरामिनीफेरा का, ये डायग्राम आपका फोरामिनीफेरा का है, ठीक। इसमें देख लीजिए फोरामिनीफेरा क्या होते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो मरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक। इनकी साइज भी यहाँ लिखी हुई है, 100 माइक्रोमीटर लेके 1 mm तक की लेंथ के ये होते हैं। सेकंड मीनिंग देखिए आपका, हमने डाइटोम्स बोला हुआ है, ये यहाँ आपको डाइटोम्स दिखाए गए हैं। इसमें ये जो पिक्चर्स आपको दिखाई गई है ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स आपको दिखाई गई है, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो भी माइक्रोस्कोपिक सी ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ठीक। ये जो अदर एनिमल होते हैं उनका ये फूड बनते हैं, ठीक है। तीसरा मीनिंग है एल्गी के लिए, जनरली आपने इन्वायरमेंट में किस तरह के इन्वायरमेंट में, लेक इन्वायरमेंट है, पॉन्ड्स है, ब्रेकिस वाटर है, इवन स्नो है, इन सभी पर इस तरह का हेरिटेशन देखा होगा। ये वाले देखिए आप, ये सभी एल्गी है, ठीक है। ये जो कलर आपको दिख रहा है ये एल्गी है। ऑस्ट्रोकॉड आप देख लीजिए, ये बहुत साइज में छोटे होते हैं, इनका साइज है 0.2 mm से लेकर 2.0 mm तक का इनका साइज होता है, ठीक। इनकी कुछ जातियां ऐसी भी हैं, जीनस हैं, जो 32 mm तक की लेंथ को भी दिखाते हैं। तो ये वो 4 जीव हैं आपके जिनका हमने अभी देखा, इनके डिकम्पोजिशन से आपका पेट्रोलियम बनता है। पहला फोरामिनीफेरा, डाइटोम्स है, एल्गी है, ऑस्ट्रोकॉट्स है, ये। अब हम ये देखेंगे आगे कि वो प्रोसेस क्या है जिनकी वजह से ये बनते हैं। तो सबसे पहले आप दिमाग में ये पिक्चर रख लीजिए, अपने दिमाग में ये वाली पिक्चर, तो आपको याद होने लगेगा। ओशियन वाटर्स में क्या है, ये टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे 300-400 मिलियंस ईयर्स एगो, ये आपके फाइटोप्लैंक्टन्स, डायटोम्स हैं, ये आपके सरफेस पर हैं, ठीक। कौन से सरफेस है ये, सी वाला, ठीक। समटाइम्स
सैंड और मड के नीचे आपके ये जो ऑर्गेनिज्म है सब के सब नीचे दब जाते हैं। ठीक, ये बेड है, यहाँ पे ये दब चुके हैं, जहाँ ये लिखा है यहाँ ये ऑर्गेनिज्म दबे हुए हैं, आप ये मान के चलिए। ठीक, ये सैंड यहाँ पे जमा होती गई, सैंड और ज़्यादा जमा होती गई है, लेयर्स बाय लेयर बेड के बेड जमते गए हैं, और ये जो ऑर्गेनिज्म है आपके वो चेंज हो गए हैं किस में, क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में चेंज हो गए हैं। ठीक, और ऊपर ये टावर क्या बना हुआ है, ये हमारी मशीन लगी हुई है बोरिंग की, जो यहाँ से निकाल रही है क्रूड ऑयल को और नेचुरल गैस को। ऐसा आप एक थीम बना के रखिए दिमाग में, ऐसा होता है। क्या होता है कि जो डाइटॉम्स होते हैं, एल्गीज जो होते हैं, वो आपके सी लेवल वाले सरफेस पर होते हैं, बेंथेक एनिमल है ये। ठीक है, यानी गहराई में। ठीक, अब क्या होने वाला है, ये सैंड और मड के लेयर्स के नीचे जमा हो जाएंगे। सैंड और मड और ये जो लेयर है कहाँ से आएगी, क्योंकि ये एक तरह का बेसिन एरिया होता है इस तरह का, यहाँ रेगुलरली दूसरी जगह से मड आती रहती है, तो यहाँ बेड इस तरह से जमा होते रहते हैं सॉइल के। ठीक है, इस तरह से बेड मड के यहाँ जमा होते रहेंगे, तो जो भी नीचे ऑर्गेनिज्म की पूरी एक लेयर जो है वो बन जाएगी, वो यहाँ नीचे ही दबी रहती है। ठीक, हम देखेंगे उसमें कि ये जो लेयर्स होंगे ये बेड के बेड जमा होते जा रहे हैं। ठीक है, ये बेड जमा होते जा रहे हैं, इनकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, तो नीचे वाले बेड के ऊपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। चलिए अब वो थ्योरी पढ़ लेते हैं, जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है उस पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, ओके। यस सर। हम फिर से यहाँ देखते हैं, आप मीनिंग देखिए इसमें पहले नंबर का, जहाँ ये लिखा हुआ है पेट्रोलियम फॉर्मेशंस। देयर आर बेसिकली टू थ्योरीज एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ ऑयल। ऑर्गेनिक थ्योरी या बायोटिक थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये 4-5 लाइनें हैं, एक एक करके इनकी कमेंटरी कर रहे हैं, आप इनको सुनिए। पहला है, oil developed million of year from organic materials remain of dead plant and animals algae और planktons। ठीक, तो जो मिलियन ऑफ ईयर में ईयर्स जो है जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है वो सबका सब, यानी कि प्लांट और जो एनिमल्स हैं, कौन से, एल्गी और जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं, वो सभी के सभी जी मिलियंस ऑफ ईयर तक ये ऑर्गेनिज्म रिमेन रहते हैं। मतलब सेफ कहाँ रहने वाले हैं, जमीन के नीचे। द डेड ऑर्गेनिज्म, अब जब ये जमीन के नीचे दब के रह रहे हैं तो वो डेड ही कहलाएंगे, इसलिए उन्हें लिखा गया है सेंटेंस में, डेड ऑर्गेनिज्म सिंक टू द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज। ये वाटर बॉडीज के नीचे सिंक हैं, पूरी तरह से डूबे हुए। सी एंड लेक वेयर द एनवायरमेंट डेड टू बी इनऑर्गेनिक। भाई जब ये सारी की सारी चीजें आपके एल्गी और प्लैंक्टॉन्स वाटर बॉडी के नीचे दब चुके हैं, तो गहराई में वहां जो एनवायरमेंट होता है वो ऑक्सीजन से रहित होता है। ठीक, तो इस तरह से इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इनका डिकम्पोजिशन होता है। मतलब ये दूसरी चीज में चेंज होंगे, ना कि ये खुद खत्म होंगे, है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, द एक्यूमुलेशन इन द मड ऑफ द बेड ऑफ वाटर बॉडीज एंड पार्टिकली डिकम्पोज। अब इनकी जो बॉडीज है, वाटर बॉडीज पार्टली डिकम्पोज, सेडिमेंट डिकम्पोजिशन ऑन द बेड ऑफ वाटर बॉडी, ब्यूरिंग एंड कंप्रेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर अंडर इन बेड्स। ये अभी बात हुई थी कि रेगुलरली जब सेडिमेंट का डिपोजिशन होता रहेगा बेड बाय बेड, उस वाटर बेड के ऊपर जो शुरुआत में जिसमें ये आपके प्लैंक्टॉन्स और एल्गी दबे हुए हैं, ये रेगुलर चलता रहेगा और वो बेड नीचे दबता रहेगा, ब्यूरेड होता रहेगा, कंप्रेशन फोर्स उस पर लगता जाएगा क्योंकि थिकनेस ऊपर से बढ़ती जा रही है, और ऑर्गेनिक मैटर जो है उसके ऊपर, ठीक है, वेट होता जा रहा है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, 100 से 150 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, प्रेशर भी बढ़ गया है। ठीक, कंटिन्यू सेडिमेंट का डिपोजिशन होता ही जा रहा है। अब क्या होता है कि विद द टाइम ऑफ कंडीशन ब्रोक डाउन टू जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो इस तरह से चेंज होता है, आपका एक हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज बना लेता है। हाइड्रोकार्बन की सीरीज से मतलब है वो एक पैराफिन नाम ले लीजिए, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स बनाता है, और हम जिनमें से नाम ले रहे हैं ऑयल और नेचुरल गैस का, जिसमें मिक्सचर है 100 ऑफ डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स का। तो अब आगे बात ये है, यहाँ तक की तो हमने पहले से ही स्लाइड पढ़ी हुई है, बात कर ली है इस बारे में, है ना। अब आगे की इसमें 2 लाइनें हैं, नीचे की लाइन देखिए आप, ये इसके बारे में हम अभी पढ़ाएंगे आगे, ठीक है, पर यहाँ लिखी हुई है तो यहाँ भी आप सुन लीजिए। जो ऑयल हमारा बना हुआ है,
ठीक है, जो बन गया है, ऑयल एंड नेचुरल गैस फॉलोड फ्रॉम द सोर्स रॉक, ठीक है, वो किसे फॉलो कर रहा है, जिस जगह पे वो बना है, जो सेडिमेंट में एक साथ साथ ये ब्यूरेड हुए थे, वो आपका सोर्स रॉक हो गया, ठीक। एक्यूमुलेटिंग इन थिकर मोर पोरस रॉक कार्नर रिजर्वायर, फिर क्या होता है कि ये जो आपका प्रीवियस नंबर का बेड था, वो भी चारों तरफ किसी ना किसी तरह के मटेरियल से ढका रहता है, ठीक। वो मतलब पहले वाले को, पहला कौन सा बेड है जिसमें आपके ऑर्गेनिज्म है, ये जीरो दिखा रहा है ऑर्गेनिज्म को, और ये आपका बना हुआ है एक बेड, है ना, जीरो दिखा रहा है आपके ऑर्गेनिज्म को, और ये बना हुआ है आपका बेड जिसमें ये है, ये सोर्स रॉक होगी, ठीक। अब ये सोर्स रॉक पूरी तरह से कंट्रोल होगी किसी तरह की एक बड़ी रॉक से, ठीक है, चारों तरफ कुछ तो मटेरियल होगा इसके, नीचे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऊपर देख लीजिए, एक बड़ी रॉक की परत इसके ऊपर होगी, इस तरह से। तो यहाँ अब ये अलग बातें हैं कि ऊपर की रॉक किस तरह की है, पोरस है, नॉन पोरस है, वो अलग है, पर ये इससे ये निकल के ऑयल यहीं जाएगा पहले इस जगह में, आप देख लीजिए, यस थिकर और मोर पोरस रॉक कार्नर रिजर्वायर, तो ये रॉक जो है आपके इधर वाली वो रिजर्वायर है। कभी कभी अर्थ मूवमेंट के द्वारा, कब होता है अर्थ मूवमेंट, फॉल्टिंग, फोल्डिंग, ये सब जो प्रोसेस हैं, तो ट्रैप द ऑयल एंड नेचुरल गैस इन रिजर्वायर रॉक बिटवीन द लेयर ऑफ इम्परविएबल रॉक, कैप रॉक ऑल्सो कॉल्ड अ न्यू ऑयल ट्रैप। ये जो आपका ये बेड सरफेस है, इसमें टेक्टोनिक प्रोसेस या किसी भी तरह के मूवमेंट के द्वारा इस तरह के स्ट्रक्चर जल जाएं, फोल्ड बन जाएं, या ये टूट जाए तो इसमें फॉल्ट बन जाए, ठीक है, तो इन प्रोसेस की वजह से यहाँ एक इम्परवियस लेयर जो तैयार होगी इनके बीच में, ठीक, वो आपकी कहलाएगी रिजर्वायर रॉक, या फिर उसे आपके लिए कहने वाले हैं ऑयल ट्रैप, जहां पर ऑयल एक्यूमुलेट होगा। ये आपकी एंटिक लाइन है, यहाँ जहां पर भी ऑयल इकट्ठा होगा ये कहलाएगा आपका ऑयल ट्रैप। ये बात आपको नीचे बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, बस थोड़ा सा वेट करिए आप, ठीक है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हम अभी अभी बात कर रहे थे कि पेट्रोलियम, अभी जो लास्ट में हमने दो लाइंस पढ़ी हुई थी, ठीक, जिनमें हम देख रहे थे कि वो आपकी प्राइमरी रॉक्स है और सेकेंडरी रॉक्स है। हम अभी बात कर रहे थे रिजर्वायर रॉक के लिए और सोर्स रॉक के लिए। तो आप अभी इस डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पे रिजर्वायर रॉक का मीनिंग और सोर्स रॉक का मीनिंग, ये बहुत आसान है, आपको यही समझ आ जाएगा, सारी कंफ्यूजन दूर। आप सबसे पहले ये वाला डायग्राम देखिए जहां हमारा कर्सर घूम रहा है, इस डायग्राम को देखिए। हम यहाँ से कलर पेन ले लेते हैं, ये कलर पेन कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है, अभी काम कर रहा है, ठीक है। आप इस डायग्राम को देखिए, पूरा ये जो डायग्राम आपका बना हुआ है, इस पूरे अंदर डायग्राम को देखिए, ऊपर वाली परत को देखेंगे हम सबसे पहले, ठीक, यानी ये कहलाएगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। हम ऊपर वाली परत को देख रहे हैं, इसमें बिटवीन में एक लेयर आपको दिख रही है जिसमें लिखा हुआ है सोर्स रॉक, दिख रही है? यस सर हाँ, ये सोर्स रॉक है, ठीक। सोर्स रॉक के दोनों तरफ आपको लिखा हुआ दिख रहा है कैरियर रॉक, है ना। कैरियर रॉक का मतलब है सोर्स रॉक में से आपका हाइड्रोकार्बन निकलेगा और सोर्स रॉक में जाएगा, ठीक। सोर्स रॉक में आपका हाइड्रोकार्बन जाएगा और सोर्स रॉक डिसाइड करेगी कि आपका हाइड्रोकार्बन किस तरफ लेके जाना है ना। सोर्स रॉक डिसाइड करेगी कि हाइड्रोकार्बन आपका किस तरफ लेके जाना है। अगर वो वहीं कहीं रोक लेती है, एक्यूमुलेट कर लेती है, तो फिर रिजर्वायर का मीनिंग वही हो गया, ठीक, और ये उसके जाने के तरीके हैं। तो जब सोर्स रॉक से कैरियर रॉक में पहली बार आपका हाइड्रोकार्बन जाता है तो वो कहलाता है प्राइमरी मिग्रेशन, ठीक, मिग्रेशन मतलब जाना। तो फर्स्ट रॉक से यानी सोर्स रॉक से सेकेंड रॉक में यानी कैरियर रॉक में जैसे ही आपका हाइड्रोकार्बन जाएगा वो प्राइमरी मिग्रेशन होता है। और प्राइमरी मिग्रेशन आप समझिए से भी दूसरी जगह जब जा रहा होगा आपका हाइड्रोकार्बन तो वो फिर हो जाएगा सेकेंडरी मिग्रेशन, ठीक है।
यस सर। अब सेकेंडरी कहाँ लेके जा रहा होगा ये डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चर कैसा बना है वहां पर। कैसा स्ट्रक्चर? स्ट्रेटिग्राफिक स्ट्रक्चर। स्ट्रेटिग्राफिक स्ट्रक्चर वहां कैसा है, मतलब वहां पर स्ट्रक्चरल मीनिंग कैसे हैं, फोल्ड है, फॉल्ट है, ये उस कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। ओके, हम ये मीनिंग एक बार फिर से देख लेते हैं जो इस डायग्राम के साइड में लिखे हुए हैं, है ना। यहाँ देख लीजिए आप, साइड में लेफ्ट में लिखा है प्राइमरी मिग्रेशन इन्वॉल्व द एक्सपल्सन ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम द सोर्स रॉक टू रिजर्वायर रॉक। ठीक, सोर्स रॉक से कहाँ जा रहा है वो? रिजर्वायर रॉक की तरफ, वो प्राइमरी है। सेकेंडरी मिग्रेशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ पेट्रोलियम थ्रू द परमेबल लेयर्स कैन बेड टू बी अ ट्रैप। अब आपका जो रिजर्वायर रॉक है, यानी जहां ये जो रिजर्वायर रॉक है आपकी, है ना, अब ये किस टाइप की है? टाइप का मतलब हो गया रॉक की जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो, सॉरी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, पर यहाँ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज की बात नहीं होनी है, यहाँ बात होनी है जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की। जैसे कि आपका मीनिंग हो गया पोरस है, नॉन पोरस है, परमेबल है, इम्परवियस है। तो अगर उस रॉक्स में से आपका हाइड्रोकार्बन भी कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, किस में से? यानी बात कर रहे हैं हम सेकेंडरी मिग्रेशन की। कब होगा सेकेंडरी मिग्रेशन? जब वो आपकी रॉक कैसी होगी? आपकी रॉक जब परमिएबल होगी, मतलब अपने आप में से परमिट कर रही है एक चीज को दूसरी जगह जाने की, तो वो कहलाएगी आपकी परमिएबल रॉक। तो वो क्या हो रहा है? तो वो कहलाएगी आपकी परमिएबल रॉक्स, है ना। इस तरह से होगा ये सेकेंडरी इमिग्रेशन आपका। अब ये जाएगा कहाँ? ये छोटे छोटे डायग्राम्स यहाँ बने हुए हैं, आगे बड़े डायग्राम हमने बना के रखे हैं, वहां समझिएगा, बहुत आसान पड़ेगा आपको। चलो, अब ऊपर से फिर से देखिए आप किस तरह से इमिग्रेशन हो रहा है आपका। द फाइन ग्रेन मडी सेडिमेंट इन विच पेट्रोलियम ओरिजिनेटेड आर कॉल्ड सोर्स रॉक। ठीक, जहां पर आपका ये जो फाइन ग्रेन जो मडी मटेरियल्स है, जहां पर पेट्रोलियम ओरिजिनेट हुआ है, ठीक, जहां पर पेट्रोलियम ओरिजिनेट हुआ है वो कहलाती है आपकी सोर्स रॉक। अभी क्लियर हुआ आपको सिद्धि? यस सर। हाँ, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जहां पर पेट्रोलियम ओरिजिनेट हुआ है, और एमएससी का भी एक स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, बेटा आप बोलते जाइएगा, कोई दिक्कत हो तो, है ना। नो सर, यस सर। हाँ हाँ, जो पेट्रोलियम जहां ओरिजिनेट हुआ है वो कहलाती है आपकी सोर्स रॉक। वो कैसा मटेरियल है? मडी सेडिमेंट है। मडी सेडिमेंट क्यों है? क्योंकि वो आपका एक तरह का बेसिन्स होता है। अब उस बेसिन्स में जहां पर रेगुलर सेडिमेंट बाहर से आते रहते हैं ट्रांसपोर्ट होके, तो जमा होता रहता है, वो रॉक में जहाँ सेडिमेंट जमा हुए वहां पर भी वो मडी सेडिमेंट ही तो है। चलो, द सोर्स रॉक पेट्रोलियम आज जनरली क्या क्या हो सकता है? सोर्स रॉक सेल हो सकती है। क्यों होगी? पहले तो वो मडी था, लेकिन जो बेड बाई बेड प्रेशर के द्वारा जो किस में बदल गया, फिर सेल में चेंज हो गया। या फिर वो हो सकती है सिल्ट, या वो हो सकता है आपका लाइमस्टोन। ये आपकी रॉक सोर्स रॉक हो सकती हैं। द पेट्रोलियम मिग्रेट फ्रॉम द सोर्स रॉक इनटू एडजस्ट पोरस एंड परमिएबल रॉक। कभी कभी क्या है कि जो आपकी पेट्रोलियम रॉक जो है, मतलब कि जो आपकी सोर्स रॉक जो है, उसमें से मिग्रेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है सोर्स रॉक में से आपका पेट्रोलियम। क्यों निकलेगा उसमें से बाहर पेट्रोलियम? क्योंकि हो सकता है कि वो पोरस हो, परमिएबल हो, इस तरह की भी हो सकती है वो। चलिए, एक्यूमुलेटेड द फॉर्म ऑफ पूल। किस तरफ के लिए जाएगा आपका पेट्रोलियम? उस तरफ जहां उसके लिए जगह होगी। खैर देखते जाइए आप। सच परमेबल रॉक आर कॉल्ड रिजर्वायर रॉक। जिस जगह पर ये इकट्ठा होगा वो रिजर्वायर रॉक कहलाता है। ठीक, मतलब पोरस, पहला मीनिंग देख लीजिए आप। पोरस, पोरस मतलब ये आपकी कोई रॉक बनी हुई है, इसके ग्रेन साइज है, इनके बीच में खाली जगह है, वहां आपका हाइड्रोकार्बन रुक जाएगा, वो पोरस रॉक है। परमेबल रॉक अपने में से ट्रांसमिट होने को परमिट करना, वो परमेबल रॉक होगी। मतलब इस पूरे एरिया में आपका ये रुक सकता है हाइड्रोकार्बन्स, तो वो भी आपकी कैसी रॉक होगी? रिजर्वायर रॉक की। कुल मिला के बात ये हो रही है कि एक्यूमुलेटेड देयर टू फॉर्म अ पूल।
जहां पर आपका ये इकट्ठा हो रहा होगा हाइड्रोकार्बन्स, तो वहां एक टाइप का पूल तैयार होगा। वो पूल हो गया आपका कुल मिला के परमिएबल रॉक जो थी वो कहलाएगी आपकी रिजर्वायर रॉक। नीचे वाले डायग्राम में आप देख लीजिए हरे कलर का जो मीनिंग दिख रहा है आपको, वो ऑयल है। क्या है? ऑयल है। और ऑयल के ऊपर जो वर्टिकल लाइनें इस तरह की बनी हुई हैं वो आपका गैस है। तो यही वो एक्यूमुलेशन एरिया है जहां पर ये इकट्ठा हुआ है, यही कहलाएगा पूल। यही है पूल। आगे देखिए, यस। द कॉमन रिजर्वायर रॉक्स आर, कौन कौन सी रॉक हैं जो रिजर्वायर हो सकती हैं? सैंडस्टोन। ठीक, क्या हो सकता है? सैंडस्टोन है, कॉन्ग्लोमरेट है आपका, पोरस लाइमस्टोन है, फ्रैक्चर्ड सेल है, ज्वाइंट्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। ये चीजें जो हैं आपकी, इन रॉक्स के जो नाम हमने बोले हैं ये सभी के सभी आपकी रिजर्वायर रॉक्स हो सकती हैं। ठीक है, और देख लीजिए आप, द कॉज ऑफ मिग्रेशन। भाई क्या जरूरत है, क्या कारण है, क्यों अपनी सोर्स रॉक से बाहर निकलता है हाइड्रोकार्बन्स? भाई उसमें तो वो बना है, उसको तो वहीं रहना चाहिए, हम इसी में बने, हम इसी में रहना चाहिए। लेकिन वो क्यों निकलता है उसमें से, इसके रीजंस यहाँ बताए गए हैं। क्या होगा निकलने का वजह क्या है? एक, कॉम्पैक्शन ऑफ द सोर्स रॉक। अब आप समझिए कि रेगुलर क्या होता रहता है, ऊपर से सेडिमेंट जमा होता रहता है। यहाँ एक लेयर और आएगी, एक लेयर फिर से जमा होगी, एक लेयर फिर से जमा होगी। तो जब ये रेगुलर चीज वहां जमा होती रहेगी तो ये नीचे की जो बिटवीन लेयर है आपकी ये कॉम्पैक्ट होने लगती हैं। फिर कैसी? कॉम्पैक्ट होने लगती हैं। इस वजह से इनके बिटवीन का जो ग्रेन साइज है, जो भी जगह होगी यहाँ, वो कम होने लगती है और इसमें से आपका हाइड्रोकार्बन बाहर निकलने लगता है। तो एक तो ये वजह होती है, इस वजह से मिग्रेट करने लगता है। दूसरा, बायोन्सी इफेक्ट। अब आपने फिजिक्स में ये मीनिंग भी पढ़ा हुआ है, बायोन्सी इफेक्ट है, कैपिलरी इफेक्ट है, वाटर फ्लशिंग है, ये सारे इजी बातें हैं। बायोन्सी इफेक्ट में क्या होता है कि जो आपका गैसियस पार्ट है वो ज़्यादा हल्का है, और वाटर बॉडी जो है आपकी वो उससे डेंस है, और सॉलिड मटेरियल उससे भी ज़्यादा डेंस है। उसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स के और जो फॉर्म है जो सेमी हार्ड है वो उससे ज़्यादा हार्ड होते हैं। फिर इस रॉक में सबसे ज़्यादा हार्ड क्या होगा? आपकी मड वगैरह के जो मटेरियल्स है। तो उस मड में से आपके एक एक करके, अब हम स्टार्ट करें तो क्या होता है कि जो हार्ड रॉक के अलावा जितनी भी उससे कम हार्डनेस वाली चीज़ें होंगी वो सब एक एक करके उसमें से बाहर की तरफ आएंगी। ठीक, ये बायोन्सी इफेक्ट मीनिंग में है। कैपिलरी इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो लिक्विड फॉर्म होता है वो किसी भी रास्ते से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। हमने कोई भी डायग्राम इकट्ठा नहीं किया कैपिलरी के लिए, आपको यहाँ एक बना देते हैं जनरल सा फॉर्म। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ओके, पेन ले लेते हैं हम सबसे पहले। आ जाओ, आ गया। ओके, ओके, ठीक है, यहाँ इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, ये हमारे पास कोई एक टब है। हाँ, अच्छा टब नहीं बना, फिर से बनाते हैं। ओके, जो एमएससी का स्टूडेंट है उसका नाम क्या है? संजय कुमार पटेल सर। हाँ मिस्टर संजय, आप ये देखना, ठीक है। ये यस कोई सर। टब है, इसमें यहाँ तक वाटर बॉडी भरी हुई है। ठीक, तो ये जो वाटर बॉडी यहाँ भरी हुई है इसमें हम दो इस तरफ से स्मॉल साइज के दो बर्नर डाल देते हैं हम इसमें, है ना। दो क्यूब्स लाइट्स हमने इसमें डाल दी है, एक ये डाली हुई है और एक इससे कम डायोमीटर की, जो कि सेम लेंथ पर नीचे है, ठीक है, यहाँ डाली हुई है। तो वाटर बॉडी यदि इसमें भरेगी तो इसमें यहाँ तक दिखेगी और इसमें यहाँ तक दिखेगी। तो ये पावर होता है कैपिलरी का। ठीक, यस मतलब क्या सर। होता है कि अगर कोई इस तरह से स्मॉल साइज का या बड़े साइज का ट्रीज यहाँ लगा हुआ है और यहाँ आपकी वाटर टेबल है, तो ये जो ट्रीज की जो रूट्स होंगी यहाँ पर, ये अपने आप में से ये ब्लॉक्स बाय ब्लॉक, ग्रेन बाय ग्रेन अपने आप में से वाटर को अब्जॉर्ब करती रहती हैं। तो यहाँ हर जगह आपका वाटर भरा रहता है इस जगह पे। ठीक, तो ये यस सर। कैपिलरी की प्रोसेसेस वहाँ होती है, मतलब सेचुरेटेड एरिया जो होता है उसमें से वाटर
या लिक्विड अनसैचुरेटेड एरिया की तरफ जाने के लिए प्रतिबद्ध होता है। आपको बात समझ आ रही है ना हम क्या कहना चाहते हैं? यस सर, यस सर। है ना? तो इस तरह से वाटर उसमें से बाहर निकलता है 4 कारणों की वजह से। द ऑयल फ्लोट इन टॉप ऑफ वाटर वर्ब द ऑयल इज यूजुअली लेंस ऑफ नेचुरल गैसेस। हाँ, एक और जनरल बात लिखी हुई है यहाँ पे कि जो ऑयल होता है उसकी डेंसिटी कम होती है। किससे डेंसिटी कम होती है? वाटर से उसकी डेंसिटी कम होती है, इसीलिए ऑयल आपका वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। और उससे भी कम डेंसिटी होती है आपकी गैसेस की, इसलिए गैस सबसे ऊपर रहती है। तो आप नीचे डायग्राम में देख लीजिए कि अगर यहाँ पे पूल बना हुआ है तो सबसे ऊपर आपको उस पूल में गैस मिलेगी, फिर गैस से ज़्यादा डेंस होगा आपका ऑयल, तो फिर आपको ऑयल मिलेगा। ऑयल से ज़्यादा डेंस होगा आपका लिक्विड, तो फिर आपको लिक्विड मिलेगा। यस ऐसी सर। चीजें होंगी, इस तरह से हमारा पूल बना हुआ होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो ट्रैप्स यहाँ बन रहे हैं, ऑयल के ट्रैप्स, ठीक, यहाँ इकट्ठा हो रहा है ऑयल। हम उस बारे में नीचे बात करेंगे कि कौन कौन सी वो जगह हैं जहाँ ये इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि इससे पहले वाले पेज पर हमने ये देखा था कि इकट्ठा जहाँ हो रहा है ऑयल, जहाँ उसका एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो जगह डिसाइड होती है कि स्ट्रक्चरल के हिसाब से डिसाइड होती है कि वो वहाँ पे फोल्ड है कि फॉल्ट है कि अनकन्फर्मिटी है। तो हम उन एक एक को देख लेते हैं नीचे, यानी ऑयल ट्रैप्स को नीचे देखेंगे हम। चलिए, ये है हमारे पास ऑयल ट्रैप्स। ओके, अब आप सुनिए गौर से। द ऑयल मिग्रेशन आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स रॉक एंड पास इनटू द पोरस रिजर्वायर रॉक्स। The migration of oil continues until meet the suitable structure in lateral, while upward movement is checked. And the such as place the oil accumulation from the oil pool, such places are called the oil trap. ठीक, वो क्या कहलाता है? ऑयल ट्रैप। जहां पर एक्यूमुलेट होके ऑयल का पूल बनता है वो आपका ऑयल ट्रैप कहलाता है। तो कंडीशंस कौन कौन सी होंगी ऑयल ट्रैप बनने के लिए, वो हम नीचे एक एक करके देख लेते हैं। ठीक, कब ऑयल ट्रैप बनेगा? ऑयल, देखिए सबसे पहले क्या होता है फिर से बता देते हैं आपको। यहाँ आपका ऑयल बनता है, ये सोर्स रॉक कहलाती है। सोर्स रॉक के द्वारा, सोर्स रॉक में से उन 4 कॉजेस के द्वारा, बायोन्सी, फ्लो जो था आपका, और कैपिलरी प्रोसेस जो थी, और वाटर फ्रैक्चर्स जो था, उन सब के द्वारा इसमें से बाहर निकलता है आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक, फिर हाइड्रोकार्बन क्या करता है? रिजर्वायर रॉक की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक, रिजर्वायर हेल्प की रॉक की वजह से वो पास होता है। फिर रिजर्वायर रॉक में से वो किस तरफ जाता है? वो एक सुइटेबल जगह पे जाता है। वो सुइटेबल जगह जहां पर ये अपना पूल बना सकता है, वो सुइटेबल जगह जहां ये इकट्ठा होता है, जहां ये अपना पूल बना लेता है, वो जगह कहलाती है आपकी ऑयल ट्रैप। तो हम देखना ये चाहते हैं अब कि ऑयल ट्रैप बनने की कंडीशन क्या क्या हैं। मतलब यही, यस। ये ऑयल ट्रैप कहाँ होगा? या तो फोल्ड में होगा या फिर ये ऑयल ट्रैप फॉल्ट में होगा। इसीलिए ये कंडीशन हम देख रहे हैं। पहला मीनिंग, द पोरस रिजर्वायर रॉक मस्ट हैव अ फेवरेबल स्ट्रक्चर सच एज अ एंटीक्लाइन फोल्ड एंड डोम होल्ड या ऑयल। ठीक, कहाँ मिल सकता है आपको वो? फोल्ड है। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप ये। ओके, यहां देखिए आप सभी। नाउ ये एक एंटिक्लाइन आपके सामने शो किया गया है। एंटिक्लाइन, आप सभी ने स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में ये सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं। ये एक एंटिक्लाइन है। ठीक, तो इस एंटिक्लाइन में इस जगह पे आपका इकट्ठा होगा ऑयल। इस जगह पे इकट्ठा होगा। ठीक, पहले ऑयल और ऑयल के ऊपर गैस बॉडीज भी इकट्ठी हो सकती है। तो यहाँ इकट्ठा हुआ है आपका ऑयल। ठीक, ये आपकी एंटिक्लाइन है। ये क्या लगा हुआ है? ऑयल वेल लगा हुआ है ना? इसमें से एक एक करके वो ऑयल निकालेंगे। अब आप फिर से देखिए इसको। सोर्स रॉक क्या है आपकी? ये जो डार्क कलर का, ये डार्क कलर का ये बेड जो है, ये आपका सोर्स रॉक है। ठीक, यानी यदि वर्टिकल इस सेक्शंस में देखेंगे आप, तो सेकंड नंबर पर जो रॉक है, फर्स्ट ब्राउन और सेकंड जो है वो आपकी सोर्स रॉक है। ठीक, सोर्स रॉक
में से जैसे ही आपका मिग्रेट करेगा, यानी कि फर्स्ट नंबर का मिग्रेशन जो होगा वो सोर्स रॉक से कहाँ निकल के चला जाएगा, रिजर्वायर रॉक्स में। रिजर्वायर रॉक के करेक्टर्स हैं वो परवियस है, परमिएबल है, किस तरह की है, तो उसमें से इस तरह से निकल के आपका हाइड्रोकार्बन्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर, जहां उसको एक सुइटेबल कंडीशंस जगह मिलेगी। वो सुइटेबल कंडीशन में वो जहां पहुंच जाता है, वो जो सुइटेबल जगह होती है वहां जहां वो अपना पूल बनाता है, ठीक, तो उसने पूल यहाँ बनाया हुआ है, ये कहलाएगा आपका ट्रैप। तो ये ऑयल ट्रैप है आपका। ये किस तरह का ट्रैप है, एंटिक्लाइन ट्रैप है ये, ठीक। ये ट्रैप है आपका एंटिक्लाइन ट्रैप, ये एंटिक्लाइन ट्रैप कहलाता है, ठीक। ऑयल एंड गैस रेस्ट टू बी द क्रेस्ट ऑफ द फोल्ड, किस तरफ जा रहे हैं, इस फोल्ड की क्रेस्ट के तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ऑफ द फोल्ड, ठीक है। आप जानते ही है मीनिंग, फोल्ड ऐसे होता है, फोल्ड इस तरह से होता है, तो ये यस मीनिंग सर, यस आपका सर। क्रेस्ट होता है और ये मीनिंग ट्रफ होता है आपका, गहराई वाला मीनिंग। तो कभी गलती मत करना, स्पेशली बात है आपके लिए। आपके दिमाग में आइडिया आ सकता है कि ऑयल तो इकट्ठा होना चाहिए आपके बेसेंस वाले एरिया में, पर ऐसा नहीं होता है, वो क्रेस्ट में जमा होता है, यानी क्रेस्ट कहाँ, यहाँ ऊपर जमा होता है। तो हमेशा याद रखना इस बात को। ये है हमारे पास एंटिक्लाइन ट्रैप। ओके, हम डायग्राम नंबर बी पर आ रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने जो स्ट्रक्चर्स दिया गया है, ये है आपका एक फॉल्ट है, ठीक। इस फॉल्ट में आपको ये कहलाएगा फॉल्ट ट्रैप। इसमें ऑयल और गैस कलेक्ट हुई है एक टिल्टेड स्ट्रेटा पर एडजेसेंट टू द फॉल्ट। ओके, अब आप फॉल्ट देख लीजिए। ये जो है आपका, ये फॉल्ट प्लेन कहलाता है ना, ये फॉल्ट प्लेन है। यहाँ इसकी स्लिपिंग साइड दिखाई गई, ये ऊपर की डायरेक्शंस भी दिखा रहा है, एक एरो बना है जो नीचे की डायरेक्शंस में भी दिखा रहा है, ठीक। ओके, नाउ ये आपका फॉल्ट है या फॉल्ट प्लेन है। ऊपर की देख लीजिए आपकी, ये सेल रॉक है और नीचे ये भी दिख रहा है आपको, ये सेल है। ये रिजर्वायर रॉक्स है आपकी, ठीक। और जो डार्क कलर की है वो सोर्स रॉक है। तो सोर्स रॉक में से ये कहाँ जाएगा, रिजर्वायर रॉक में जाएगा, समझिएगा आप, आपको ये रिजर्वायर रॉक्स में जाएगा। अब जबकि ये रिजर्वायर रॉक में गया तो जहां उसको सुइटेबल जगह मिलेगी वहां वो भर जाएगा, तो वो कहलाएगा आपका ट्रैप। तो ये कौन सा ट्रैप है, फॉल्ट हुआ है तो ये फॉल्ट ट्रैप कहलाएगा। इजी मीनिंग्स है। एक और देख लीजिए आप, नीचे डी नंबर का देखिए पहले आप, स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप। अब वो तो बेडिंग पे डिपेंड करता है किस तरह की है आपकी, पैरेलल बेडिंग है, हॉरिजेंटल बेडिंग है, इंक्लाइन बेडिंग है, ठीक। ये आपकी इस तरह से बनी हुई है तो वो पैरेलल बेडिंग है। दूसरा मीनिंग है, इस तरह से अगर आपको दिख रहा है तो वो इंक्लाइन बेडिंग है। बेड की बात हो रही स्ट्रेटा की। अब इन्हीं में हो सकता है कि इन्हीं में फॉल्ट आ जाए, इन्हीं में हो सकता है कि टेक्टोनिक मूवमेंट के द्वारा फोल्ड हो जाए, तो ये सारी बातों के द्वारा ये स्ट्रक्चर्स चेंज हो सकते हैं। तो हम अब देख रहे हैं डी नंबर का स्ट्रक्चर, यानी ये वाला। इसमें देखिए आप, स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप यहाँ दिखाया गया है। ऑयल एंड गैस कलेक्ट वेयर द रिजर्वायर लेयर पिंचेड इन आउट, ठीक। यहाँ आप देखिए सोर्स रॉक भी दिखाई गई है और रिजर्वायर रॉक भी दिखाई गई है और सेल रॉक भी दिखाई गई है यहाँ पे, ठीक। और ये जमा हो रहा है जहां पे वो आपका ऑयल ट्रैप है, ये ऑयल ट्रैप है आपका, ठीक। ओके, अब इसमें देखिए आप सी नंबर का सॉल्ट डोम ट्रैप्स, ये सॉल्ट डोम ट्रैप्स यहाँ पे दिखाया गया है। तो जब ये आपका किसी वजह से इग्नियस इंट्रूजन सेडिमेंट्री ओरिजिन के द्वारा ये डोम डोर आपका तैयार हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बेनेस द सॉल्ट, तो इसके जो बेडिंग था, पहले से जो बेड बने हुए थे वो ऊपर की तरफ हो जाएंगे, ठीक। तो अब जो यहाँ खाली जगह बचेगी ये वाली, यहाँ पर आपका जमा हो जाएगा हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ जमा हो जाएगा आपका, ठीक। और ऊपर वाले एरिया में क्या आ जाएगा, फॉल्ट आ जाएगा, तो ये इन्होंने फॉल्ट लिख दिया है, ठीक। यहाँ फॉल्ट आ यस गया है, ये आपकी सेल रॉक है, ये आपकी रिजर्वायर रॉक है और ये आपका सोर्स एरिया है, ठीक। डार्क कलर की जो सोर्स रॉक है उससे जहां उसको जगह मिली वो रिजर्वायर रॉक की मदद से वहां चला गया, तो वो हो गया आपका सॉल्ट ड्रॉम ट्रैप्स हो गया। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, आप इसको याद रखें। ओके, यहाँ यस बुक्स के भी कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं। अगर आप उमेश्वर प्रसाद का डेटा है ये, आई थिंक, अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं। एंटिक्लाइन डोम्स है,
फॉल्ट दिखाया गया है, सॉल्ट डॉम की यहाँ बात की गई है, इग्नियस इंट्रूजन्स की यहाँ बात की गई है, ये सब कुछ वही दिखाए गए हैं यहाँ। आप और भी देख लीजिए, स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप्स यहाँ कुछ दिखाए गए हैं कि स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप यहाँ हाइड्रोकार्बन ट्रैप्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। वहाँ एक मीनिंग हुआ था पिंच आउट के लिए, तो ये आपके लिए एक ऑयल ट्रैप दिखाया गया है, ये अनकन्फर्मेटिव फॉर्मेशंस के लिए दिखाया गया है, ये चैनल पिंच आउट के लिए दिखाया गया है। अभी काफ़ी डेटा है, ये सब हम आपको और क्लासेस में दिखा देंगे। आप याद रखिए एक ये भी चीज़ है, यहाँ आपको ऑयल फील्ड्स दिखाई गई हैं, ये देखिए कि ऑयल कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक। तो इसमें लिखा हुआ है डिगबोई है, आपका ओंकारेश्वर है, मुंबई है, बिसेन है, कोलाल है। इसमें भी आपको दिखाया गया है कैम्बे है, गंगा बेसिन्स है, असम है, दामोदर वैली है, कृष्णा गोदावरी है, कावेरी वैली है। ये इस तरह से तमिलनाडु में ये वैलीज यहाँ दिखाई गई हैं। अपनी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये पढ़ेंगे हम स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप्स। ओके, फिर स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप्स आप लोग पढ़िएगा, ये बहुत ईजी है, ये पेज आपको पढ़ना है, यही है स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप्स। हम आपको बताएंगे मतलब कहाँ पर नियरेस्ट इंडिया में या अदर जगह कहाँ कहाँ पर आपके ऑयल्स और पेट्रोलियम रिफाइनरीज लगी हुई हैं, उनके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। मतलब फील्ड के बारे में बात होगी नेक्स्ट लेक्चर में फील्ड के बारे में बात होगी। ओके ओके, देखिए बेटा, आप ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले जो हमने स्मॉल नंबर का सर्कल्स वहाँ बनाया हुआ है, ये वाला, ये है आपकी सोर्स रॉक, ठीक है। तो सोर्स रॉक में से आपका हाइड्रोकार्बन निकल के सबसे पहले किस में गया था, रिजर्वायर रॉक में। अब रिजर्वायर रॉक क्या काम करता है, ट्रांसमिट करेगा अपने कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग कि ये हाइड्रोकार्बन किस तरफ ले जाना है। तो मतलब ये परमेबल है, तो अब इसकी परमेबिलिटी कैरेक्टर्स डिपेंड करेंगे कि इस तरफ ले जाना है हमें हाइड्रोकार्बन्स, कि हाइड्रोकार्बन हमें इस तरफ ले जाना है या हाइड्रोकार्बन्स हमें इस तरफ ले जाना है। तो इसी तरह के कैरेक्टर्स यहाँ दिखाए गए हैं। तो ये भी एक तरीका है उसका हाइड्रोकार्बन ले जाने का, ये एक तरीका है हाइड्रोकार्बन्स को ले जाने का, ये भी एक तरीका है हाइड्रोकार्बन्स को ले जाने का। तो बिल्कुल